नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राधे से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अभी देखो, ये समय है जिसमें आप बैंकिंग एस्पायरेंट जो भी हैं उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। वैसे तो परफेक्ट टाइमिंग जनवरी भी है, फरवरी भी है, लेकिन अभी भी वो समय है जहाँ पे हम संभल कर तसल्ली से चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो कि कैलेंडर आ चुका है उसके रेस्पेक्ट में। बाकी आरबीआई का होपफुली, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, लेकिन जो कंफर्म है जिसमें आपका आरआरबी का एग्ज़ाम है जो कि आपका स्टार्ट हो जाएगा जुलाई से, है ना। तो नोटिफिकेशन जून में आएगा, तो जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सारे बैक टू बैक एग्जाम है। और जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं समहाउ सिमिलर हैं, लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरआरबी का एग्ज़ाम, जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन नहीं आएगा और मेंस में भी आप हिंदी ऑप्शनल ले लेते हैं, और प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और क्वांट आता है। और जब हम तैयारी करते हैं तो सारे सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे नहीं हो पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे सेलेक्ट होते हैं जिनसे बातचीत भी होती रहती है, तो पता चलता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे नहीं हो पाते, लेकिन कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका बहुत बेहतर होता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत बेहतर होता है, चाहे क्वांट हो या इंग्लिश हो या रीजनिंग हो। और जहाँ पे हम क्वांट और रीजनिंग की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट तो आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बेस्ट होने चाहिए। मतलब आप, क्योंकि देखो क्या, एक तो सेक्शनल टाइमिंग होती है और एक होती है ओवरऑल, मतलब सेक्शनल कट ऑफ होती है और एक होती है ओवरऑल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी निकल जाती है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें किसी ना किसी सब्जेक्ट को ऐसा भी बनाना चाहिए जो आपके लिए एज ए हथियार की तरह काम करता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो हथियार की तरह काम करता है, जिससे कि आप ओवरऑल कट ऑफ को निकाल पाए, चाहे वो रीजनिंग है या क्वांट है या वो इंग्लिश है, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप रीजनिंग को हथियार बनाना चाह रहे हैं तो मैं रीजनिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, कि ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स में 30+ स्कोर आपका रीजनिंग में आ रहा है, मेंस में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, गुड स्कोर इन मेंस ऑल्सो, है 30+ इन प्रीलिम्स ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको एक एक एज मिल जाता है कि आप यार, बाकी सब्जेक्ट में अगर आप एवरेज भी हैं तो आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल जाता है। तो दो चीज़ें अलग अलग होती है, सेक्शनल कट ऑफ अलग होता है, ओवरऑल कट ऑफ अलग होता है। तो ओवरऑल कट ऑफ के लिए किसी ना किसी सब्जेक्ट का जबरदस्त होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो आप चुनिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत जबरदस्त हो सकता है, जिसमें बहुत, वो कहते हैं डेप्थ में आपने स्टडी करी है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, जिससे कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी अच्छा स्कोर उसमें करें। तो अगर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कुछ कुछ पॉइंट से, कुछ कुछ मार्क्स से वो रह गए। पुरानी बातों को भूल जाइए, अब नए सिरे से बिल्कुल फ्रेश आप स्टार्टिंग करिए। और जो बच्चे नए स्टार्टिंग कर रहे हैं वो तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है वो एक बार बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट करें। जैसे आप शुरुआत में करते हैं ना, डिसीजन लेते हैं कि यार मेरे को चलो बैंकिंग में कैरियर बनाना है, तो वो वाला डिसीजन, वो वाला जो समय है, उसी तरह से आप स्टार्ट करें। तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो रीजनिंग में देखो दो चीज़ों को अलग अलग लेके चलो आप। एक होता है सब्जेक्टिव स्टडी और एक होता है प्रैक्टिस, है ना। सब्जेक्टिव स्टडी क्यों जरूरी है? क्योंकि सब्जेक्टिव स्टडी में एक तो आपका एक्यूरेसी तो आता ही आता है, साथ में से स्पीड आती है। बोले स्पीड कैसे आती है? भाई ऑब्जर्वेटिव स्किल्स आपकी कैसे इंप्रूव होंगी, है ना। जब क्वेश्चंस को डीप में आप पढ़ोगे, टॉपिक को डीप में आप पढ़ोगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की लैंग्वेज में आपकी बढ़ती है, इंप्रूव होती है, ऑब्जर्वेटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है, सवाल देखते देखते आपको समझ में आ जाता है कि यार ये क्या कहना चाह रहा है और इसमें क्या निकालना है, क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है। और ये कब आता है? जब आप सब्जेक्टिव स्टडी लगातार करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे जिनका सिलेक्शन संभव नहीं हो पाया, कुछ कुछ मार्क्स से रह गए, तो वो सब्जेक्टिव स्टडी छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस पे लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सब्जेक्टिव स्टडी आप जितनी बार, जितनी गहराई के साथ पढ़ोगे, उतना ही आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट आएगा और जो आपको डिफरेंशिएट करेगा। इसलिए सब्जेक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है। अब सब्जेक्टिव स्टडी में क्या होता है, टॉपिक वाइज हमें पढ़ना होता है। वैसे नहीं है कि आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरा उठा लिया, परसों तीसरा उठा लिया। नहीं नहीं नहीं, जब भी आप किसी टॉपिक पे बैठे हैं तो उस जब तक वो टॉपिक खत्म ना हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 से 12 रीजनिंग पढ़ना है, मैंने टाइम स्लॉट बना रखा है कि 10 से 12 मैं रीजनिंग पढ़ूंगा, अपना अपना टाइम स्लॉट बना रखा है। ऐसा तो है नहीं पूरे दिन रीजनिंग पढ़ोगे, सपोज आप 2 घंटे रीजनिंग पढ़ोगे, तो 10 से 12 जो टाइम स्लॉट है उसमें आप पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाया और उस चैप्टर को तब तक पढ़ा जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाए, उसके रिलेटेड, उस टॉपिक पर बेस्ड जो रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जब तक वो कवर ना हो जाए। मीन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन,
या पूरे वीक जैसे सिलोजिज्म है तो उस पर 8-10 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे टाइप आपके कवर हो जाएं, तो आपने लगातार 10 से 12 आप डेली बेसिस पे उस टॉपिक को तब तक पढ़ रहे हैं जब तक कि वो पूरे तरह से क्लियर ना हो जाए, उसके एक एक डाउट क्लियर ना हो जाए। तो टॉपिक वाइज आप स्टडी स्टार्ट करें अपनी, ठीक है। अब बहुत ज्यादा टॉपिक तो है नहीं, सिलोलॉजी में इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, बुलेट रिलेशन है, डायरेक्शन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनपुट आउटपुट है, डेटा सफिशिएंसी है, क्रिटिकल रीजनिंग है। तो ये सारे टॉपिक्स का रोटेशन बना लें कि भाई मेरे को इस तरह से कवर करना है। जब आप टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो साथ साथ उसमें यह भी इंक्लूड करें कि जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आप कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो लास्ट 5 ईयर्स में किसी भी बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो आपके हल होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे कुछ बच्चे मेरे से पेड में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात, तो मैंने उनको पढ़ाया, तो मैं किसी टॉपिक को 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल सिलोलॉजी 6 दिन 7 दिन 8 दिन पढ़ाया, तो फिर क्या करना चाहिए बच्चों को, अगर मैंने पढ़ाया है तो उस पर बेस्ड मैंने तो अपने सवाल करा दिए, मैंने तो अपना सवाल करा दिया, ठीक है, मैंने कंसेप्ट को समझा दिया, 6 दिन लगातार 7 दिन लगातार पढ़ा के मैंने समझा दिया। लेकिन अब जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं या 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व होने चाहिए, तब तो हमारे पढ़ाने का भी फायदा है और आपके पढ़ने का फायदा है। मैंने पढ़ा दिया, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं या तो मेरी भी कमी है या फिर आपकी भी कमी है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। होता क्या है कि हमने टॉपिक पढ़ लिया, हम 20 दिन बाद उस टॉपिक को उठा के देख रहे हैं कि यार अब देखो, अब उसमें डाउट क्रिएट होंगे। तो कहने का मतलब है, कहीं भी आप जुड़े हुए हैं किसी भी टीचर के साथ, कहीं भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, कहीं भी जुड़े हैं, तो जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने, साथ साथ न्यू और लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको उसमें इंक्लूड करने चाहिए, कंटेंट में आपके दम होना चाहिए। होता क्या है कि जैसे सपोज किसी टॉपिक में 8 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, 8 तरह के कंसेप्ट हैं, आपने 3 तरह के 4 तरह के कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन लगाते हैं और आप कॉन्फिडेंट हो गए, और एग्जाम में छठवीं टाइप का पूछ लिया गया तो आप अनकंफर्टेबल हो गए। मतलब 360 डिग्री पे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो जब भी आप सब्जेक्ट स्टडी करें तो ऐसे करें जैसे काइंड ऑफ रिसर्च कर रहे हैं ना, बहुत डीप में, रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व होने चाहिए उसमें, ठीक है, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी उसमें आने चाहिए, और हर टाइप उसमें कवर हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड आपके पास क्लासेस है उसकी हेल्प से करें, ऑफलाइन क्लासेस से करें, लाइव क्लासेस किसी की ज्वाइन कर रखी है उससे करें, ये चीज का आप ध्यान रखें, ये आपको करना होगा, जरूरी है, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो कमियां हैं वो दूर होंगी, साथ साथ आपकी स्पीड भी यहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेटिव जो स्किल्स है, अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगी। नाउ इसके साथ साथ प्रैक्टिस का पॉइंट अलग है। ये तो सब्जेक्ट स्टडी आप कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आप चल रहे हैं, अब प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे आपने सेक्शनल मॉक लगा दिए, टॉपिक वाइज आपने मॉक लगाया, ठीक है, या फिर आपने किसी बुक से प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस बुक भी होती है, बुक से लगा दिया, ऑनलाइन टेस्ट लगा दिया, फुल लेंथ मॉक आप लगाते हैं तो उसमें भी आपकी प्रैक्टिस होती है, फुल लेंथ मॉक आप लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब भी आप मॉक लगा रहे हैं, सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक लगा रहे हैं, तो भैया एनालिसिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग इस मामले में थोड़ा कमी कर देते हैं कि वो मॉक तो लगा देते हैं, अपना काम कर दिया, मॉक लगा दिया, आगे बढ़ गए, मॉक लगा दिया, आगे बढ़ गए। भाई आपको ये नहीं पता चला कि मॉक लगाते समय आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, या कुछ आपने अटेम्प्ट नहीं किए थे, या क्या और चेंजेस की जरूरत थी। तो उस तरह की एनालिसिस जरूरी है। जैसे 1 घंटे का मॉक लगाया तो एटलीस्ट 1 घंटे की एनालिसिस होनी चाहिए। वैसे अगर हम सही से एनालिसिस करते हैं ना, तो 1 घंटे का मॉक 1 घंटे में एनालिसिस नहीं हो पाती है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पीओ का अगर हम फुल लेंथ मॉक लगा रहे हैं प्रीलिम्स का 1 घंटे का, तो 1.5 से 2 घंटे एनालिसिस में लग जाते हैं, अगर ईमानदारी से करें। तो जब भी आप एनालिसिस करें तो आपके पास समय होना चाहिए, ऐसा नहीं जल्दबाजी में 1 घंटा था आपने मॉक लगा के चले गए, उसका फायदा नहीं आने का। फायदा कब आएगा, जब एनालिसिस आप प्रॉपर करेंगे, ईमानदारी से करेंगे कि यार ये सवाल मेरे गलत हो गए, अब उस पर चिंतन करना है कि यार सवाल गलत कैसे हो गया, कहाँ कमी रह गई, कौन सा कंसेप्ट मेरा वीक हो गया, किस तरह से गलत हुआ, इसका सही कंसेप्ट क्या है, इस पे मैं कैसे सही करूं इसको। तो जब तक वो सारी चीज सही ना हो जाए, आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए। एक सही तरीका बता रहे हैं आपको। तो एनालिसिस बहुत जरूरी है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप टेस्ट से कर रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं, है ना, तो सिस्टमेटिक वे में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है भाई, देखो
आपको पजल सेटिंग अरेंजमेंट करना आ गया, चलो ठीक है। उसके बाद अभ्यास इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जैसे सपोज करो बॉक्स की पजल है, आप बॉक्स की पजल लगातार बेसिस पे आप कर रहे हैं, तो सेंटेंसेस रिपीट होते हैं। जब सेंटेंसेस रिपीट होते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, इंप्रूव हो गई, डेवलप हो गई। मतलब क्यों? देखो, एक बच्चा एक सेंटेंस को पढ़कर 3 बार पढ़ने के बाद समझ पा रहा है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है या इस कंडीशन का मतलब क्या है। किसी ना किसी अच्छी पजल में कोई ना कोई एक दो कंडीशन ऐसी होती है जो समझ से परे होती है, एक बार में समझ में नहीं आती। अगर कोई बच्चा उसको 4 बार पढ़ रहा है फिर समझ में आ रहा है तो समय ज्यादा लगेगा। और एक बच्चा ऐसा है जिसने अभ्यास भी इतना कर लिया है और पढ़ सब्जेक्टिव स्टडी भी करी है और अभ्यास भी उसने किया है, और तो वो एक बार ही पढ़कर, 1 या 2 बार पढ़कर ही समझ जाएगा कि यार इसका मतलब क्या है। तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब जो 4 बार पढ़ रहा है फिर समझ में आ रहा है उसकी स्पीड कम होगी, और जो एक बार पढ़कर ही समझ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड इस तरह से बढ़ती है, इसलिए अभ्यास भी जरूरी है। अप्रोच आप सीख रहे हैं, कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, तरीका सीख रहे हैं, साथ साथ अच्छी पजल्स का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। उससे आपकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती है। और ये वो समय है जहां पे आप तसल्ली से टाइम दे सकते हो। जब नोटिफिकेशन आ जाता है या 1-2 महीने बचते हैं तो हम हड़बड़ी में रहते हैं। अब आप थोड़ा सा ये समझो, जैसे कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज में, आपने पढ़ा, हमने पढ़ा, सबने पढ़ा, तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही पढ़ना सिस्टमेटिक स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि उनको मेरिट में आना है, उनको टॉपर बनना है, राइट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम डेट आने के बाद फिर इधर उधर से बुक्स अरेंज करते हैं, इधर उधर से नोट्स अरेंज करते हैं और फिर उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट है ईयर बैक ना आ जाए, या हमारा सब्जेक्ट कोई मतलब पेपर में किसी में फेल ना हो जाए, ये उनका टारगेट है। तो अब यहाँ क्या है, कंपटीशन है। तो आपका टारगेट क्या है? मेरिट में आना है। तो मेरिट में आना है तो टॉपर बनना है, तभी तो मेरिट में आओगे, है ना। तो इसीलिए आपको अभी से अगर आप समय देते हैं तो तसल्ली से आप समय दे पाएंगे। जब तसल्ली से समय देंगे, ठीक है, तो आपकी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आपको जल्दबाजी नहीं होगी, यार ये समझ नहीं आया फिर मूव कर गए, नहीं। जब तक समझ नहीं आया लगे रहो, तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी और उसका फायदा आपको नए सवालों को समझने में और भी ज्यादा मिलता चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी स्टडी होनी चाहिए। मैं एक सब्जेक्ट है रीजनिंग को समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ऐसे ही आप क्वांट में, इंग्लिश में, अदर सब्जेक्ट में भी बना सकते हैं। तो सब्जेक्टिव अलग रखो, प्रैक्टिस को अलग रखो, इस तरह से आप चलो। तो ऐसा जब आप चलोगे तो यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी स्पीड तो आएगी, साथ में स्पीड आएगी। और ये सब्जेक्टिव स्टडी ना आपको साथ साथ मेंस की तैयारी भी करा रही है, क्योंकि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो तो सारी चीजों को कवर कर रहे हो। आपके दिमाग में ये नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहा हूँ। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो इस तरह से पढ़ रहे हो कि यार मैं इस टॉपिक को दूसरे को पढ़ा भी सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। तो आपका अच्छा स्कोर मेंस में आना ही आना है। तो जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारो, जो तरीके हैं उसको अच्छा करो, क्योंकि अच्छा तरीका, अच्छी स्ट्रेटजी बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपको ही पढ़ना है, आपको ही करना है, तो आपको इन चीजों को सुधारना है। टीचर आपको हेल्प करते हैं, गाइड कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, बट आपको अल्टीमेटली वर्क आपको करना है। ठीक है, अब क्लासेस के माध्यम से करें, सेल्फ स्टडी के माध्यम से करें, ऑफलाइन क्लासेस से करें, जहां आपका मन करता है, जहां आपका विश्वास है वहां से करें। ठीक है, बुक्स के बारे में क्या है, अगर आपको बुक्स का ऐसा लगता है कि रीजनिंग बुक्स भी काफी हेल्प करती हैं, ऐसा हो ना, बुक से पढ़ते समय भी सब्जेक्टिव स्टडी अच्छी होती है, चाहे वो पजल की हो या कंप्लीट हो। तो जैसे मेरी बहुत सारी बुक है, लेकिन बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं 2 बुक यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक रीजनिंग की बुक है जो कि रिसेंटली आई है, चैप्टर वाइज, द अल्टीमेट रीजनिंग 2.2। ये चैप्टर वाइज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। बच्चे यहाँ पे, बच्चे बहुत सारे इसको लगा भी रहे हैं और उनका अच्छा रिव्यू भी आ रहा है, उनको पसंद आ रहा है। ऐसी एक पजल की बुक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट 3.2। ये अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। तो द पजल पजल इन सिटिंग अरेंजमेंट 3.2। तो ये 2 बुक ऐसी हैं जो पजल को भी, सेगमेंट को कवर करेंगी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पजल्स हैं, और कंप्लीट बुक जो चैप्टर वाइज है उसको भी कवर करेंगी। तो कहीं ना कहीं आप क्या करें, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारें, सही करें, और अपने हिसाब से अपना एक फोकस होकर स्टडी करें। फोकस होकर स्टडी करेंगे। और एक और चीज ध्यान रखें, जब आप 3-4 महीने पढ़ रहे हैं ना, तो बाकी सारी चीजों को सेकेंडरी कर दो, प्राइमरी आप इसको करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर आपने स्टडी को सेकेंडरी रखा तो फिर आपको दुख होगा कि आप 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। तो इसलिए रिग्रेट ना करना पड़े, अपना पूरा बेस्ट लगाइए, अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो सोर्सेज हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करिए। ठीक है जी, सोर्स आपके पास बहुत बेहतरीन होना चाहिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे मिसलेनियस कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालता हूँ आपके अभ्यास के लिए। ठीक है,
वो उसका जो लिंक है टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन करोगे तो उस पर डेली क्विज भी होता है रीजनिंग का, और उस पर मिसलेनियस का सेट भी आता है, और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन में समय समय पे उस पर देता रहता हूँ। ठीक है, तो जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।